हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश के संस्थापक कुरुश की सेना भारत के समीप तक पहुंच गई थी। इस समय के कई यूनानी लेखकों के अनुसार कुरुश ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी रास्ते से होते हुए भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था, परंतु उसे असफलता का सामना करना पड़ा। कुरुश के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रमुख था दायर बहु, जिसे भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली। दायर बहु के इस अभियान की सफलता का उल्लेख अनेक अभिलेखों में मिलता है। दायर बहु के पुत्र खसियास या जक्सींज ने जीते गए भारत प्रदेश पर अधिकार बनाए रखा। इसके उत्तराधिकारी दायर बहु थर्ड ने सिकंदर द्वारा अखेला के युद्ध में 331 ईस्वी पूर्व में छयार्स ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भारत को अपनी फौज में शामिल किया था। पराजित कर दिए जाने पर भारत पर से ईरानी अधिकार समाप्त हो गया। भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत लगभग 200 वर्षों तक ईरानी व पारसीक अधिकार के क्षेत्र में रहा। यहीं पर पहली बार भारतवासी किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ईरानी व फारसी रजत मुद्रा सिग्लोई के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य प्रारंभ हुआ। मौर्य सम्राट अशोक के समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रयुक्त खरोष्ट लिपि के स्रोत के रूप में पारसीक एरेमाइक लिपि को ही माना जाता है। ईरानी व पारसीक आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई। पारसीक क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग तथा कुषाण शासकों ने किया। पारसीक राजाओं ने महाराजा धीराज, परम दैवत, परम भागवत जैसी उपाधियां ग्रहण की। मौर्य काल में दंड के रूप में सर घुटवाने की प्रथा, स्त्री शरीर रक्षकों की नियुक्ति, मंत्रियों में कक्ष में हर समय अग्नि के प्रज्वलित रहने आदि की व्यवस्था पारसीकों से ही ग्रहण की गई। चलिए अब बात करते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना करना पड़ा। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे और जिनको अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए सरल था। भारत के विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत को पार कर लिया। निकया, जो भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था, इसमें तक्षशिला के राजा आम्बी ने नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सिकंदर से मिला और पूर्ण सहयोग का वचन दिया। भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। हेडास्पीज, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तता का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे दोस्ती कर ली। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लैगा निकाय एवं कंठ जातियों को हराया। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसे सैनिकों ने आगे बढ़ने न दिया। इसके पश्चात सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली की कला, जिसका विकास द्वितीय ईस्वी पूर्व शताब्दी में हुई यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत का पश्चिमी देशों से जलीय एवं थलीय संपर्क स्थापित हो सका। संभवतः सिकंदर ने अपने भारतीय विजित प्रांतों के प्रशासन के लिए फिलिप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिकंदर भारत में करीब 19 महीनों तक रहा। सिकंदर के भारतीय अभियान के बाद ही भारत तथा पश्चिम के देशों के मध्य 4 स्थल एवं 4 जल मार्गों का पता चला,
जिनका कालांतर में व्यापार पर अनुकूल असर पड़ा। इसके अतिरिक्त सिकंदर के सिक्कों एवं इतिहासकारों के वर्णन से हमें पंजाब एवं सिंधु की तत्कालीन परिस्थितियों की भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।